आज हम अंडमान निकोबार के इतिहास और यहाँ की विरासत के विषय में एक बहुत ही अनौपचारिक सा डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंडमान निकोबार की जो इतनी हमारी प्राउड जो विरासत है, इसको हम कैसे संरक्षित करके रख सकें। और चाहे ये इसका हमारा टॉपिक बहुत ही व्यापक रहेगा जी, और इसमें हम सेलुलर जेल की भी चर्चा करेंगे, सेलुलर जेल से पहले 1857 की भी चर्चा करेंगे और फिर हम जापानीज़ पीरियड पर और इन जनरल कि किस तरह से हमारी विरासत मतलब सिर्फ हमारा इतिहास ही नहीं, लेकिन इतिहास से जुड़ी हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, हमारी समृद्ध संस्कृति, सब हमारा चेतन, बिल्कुल सब कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे जब भी हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के इतिहास की, तो सबसे पहले जो चर्चा जो बात दिमाग में आती है वो है सेलुलर जेल। तो लेकिन क्या है कि सेलुलर जेल से पहले भी अंडमान का इतिहास है, तो इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि पहला जो बैच था, फर्स्ट बैच ऑफ फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे 10 मार्च 1858 को आया था, जिसने एक ऐसे समाज की बुनियाद रखी, ऐसे मतलब सोसाइटी की बुनियाद रखी जो आगे चलकर जिसने हमें एकता में विविधता की बहुत बड़ी मिसाल दी है और जो आज पूरे भारतवर्ष में ये जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। और प्रणब, चूँकि आपने बहुत काम किया है और इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आपसे कुछ 1857 से शुरू करते हैं, उसके बाद हम सेलुलर जेल पे जिक्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सेलुलर जेल का तो थोड़ा बाद में आता है, पहले 1857 का इतिहास आता है। उससे पहले तो कुछ सर्वे हो गई थी, हम लोग सीधे 1857 में आते हैं क्योंकि अंडमान का जो कनेक्शन है सीधे 1857 की क्रांति से सीधा कनेक्शन है। और जो क्योंकि हम जो कह रहे थे कि 10 मार्च 1858 का, तो 1857 का जो क्रांति है, क्रांति में कितने क्रांतिकारी जो है देश के कई स्थानों से आए, ना सिर्फ इस देश के, जबकि इस देश के उपमहाद्वीप से भी आए, बलूचिस्तान से भी आए, पाकिस्तान से आए, कराची से आए, मुल्तान से आए, ऐसा कोई जगह नहीं बचा, कल्पी से आए, धारवाड़ से आए, नासिक से आए, बहुत जगह से आए, नारगुन से आए। तो ये सारे क्रांतिकारी जब यहाँ आए उसके बाद में, और उनको लाने का जो तरीका था, वो सज़ा तो बाद में शुरू हुई, सज़ा पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब एक लिटरेरी अगर हम कहें तो क्योंकि जब इनका सफ़र शुरू हुआ, जैसे कि अल्लामा फजल हक खैराबादी, उनको 8 महीने लगे यहाँ आने के लिए, बेड़ियों में जकड़ कर धूप बारिश में उनको सफ़र कराया जाता था। जहाज़ में अगर आज हम चेन्नई जाते हैं तो 4 दिन में आदमी उल्टियाँ करने लग जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वे लोग जो है 1 महीना जो है सफ़र करते थे, और उससे पहले तो हर जगह रेलवे स्टेशन से इनको गुजारा जाता था, हर जगह में इनको चलाया जाता था। और ऐसे क्रांतिकारी आए हैं जिनके नाम बारे में लोग जानते ही नहीं, जो भीमा नायक हैं, आलूरी सीताराम जो बाद में आए, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर से जो क्रांतिकारी आए थे वो भदोही से आए थे, यहाँ मजिस्ट्रेट जो थे WR मूर की हत्या करके ये लोग आए थे, बांदा के लोग थे, तो ये लोग आए। उसके बाद में बहुत लोग और भी आए, झांसी से आए, बहुत जगह से आए। तो ये लोग जो है, इनके बाद में इनकी जो वंशज जो आप कह रही थी लोकल बोन का, तो उनकी नींव पड़ी है। जो मिनी इंडिया जो बोलते हैं, मिनी इंडिया तो आज जो हम लोग साकार रूप में देख रहे हैं, तो इसकी जो नींव पड़ी थी उसी समय पड़ गई थी 1857 की क्रांतिकारियों द्वारा। जो मतलब हम देखें तो वो आज तो 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। जी। तो मतलब आज़ादी की वो पहली लड़ाई थी। हाँ, और अंग्रेज की परसेप्शन क्या थी कि इतिहास, जब भी आप इनके इतिहास किताब पढ़ेंगे तो म्यूटिनी ऑफ सिपाही म्यूटिनी पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, पढ़ते हैं कि आज़ादी की लड़ाई, ये हमारे लिए जो है वो आज़ादी की पहली लड़ाई है जो, और उसका सीधा कनेक्शन आपने जैसे बताया कि बिल्कुल अंडमान से है। और आप सोचिए ज़रा, इतने सारे लोग थे, बताते हैं कि 1857 से जुड़े करीब 3000 लोगों को अंडमान भेजा गया। और क्या बुरी समय, बहुत ही उस समय का जो सिचुएशन था, जो यहाँ की हालत थी वो कितनी ख़राब थी। पूरे उनको 12-12 घंटे काम करना, पेड़ काटना,
और सड़कें बना मतलब खोदना, रास्ते बनाना, अपने लिए झोपड़ियाँ बनाना। शुरू में तो बताते हैं कि 3 महीने तक तो उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई जगह तंबू नहीं में थी थे और तंबू भी कटे-फटे थे। रहने के भी कोई बंदोबस्त नहीं था। तो जहाँ 12 महीने बारिश होती थी, वो कीड़े मकोड़े और फिर बेड़ियों में जकड़े ये लोग काम करते थे। कुछ को तो, बहुतों को तो एक चीज़ देखिए कि 1789 का जो फर्स्ट सेटलमेंट जब आर्चीबिशप ब्लेयर का था, तो जब ये लोग डिगलीपुर चले गए, तो जो क्योंकि 1789 में जो फर्स्ट सेटलमेंट, उसके बाद 1792 में ये लोग डिगलीपुर चले गए, पोर्ट कॉर्नवालिस, और वहाँ से 1796 में इतनी बड़ी भयानक, क्योंकि उनको शुरू में लगा हवादार जगह है, ओपन जगह है, खुला जगह है, काफ़ी अच्छा वो तो नेवल जगह पॉइंट ऑफ है। व्यू से, लेकिन सिक्योरिटी उसके के पॉइंट बाद ऑफ में व्यू से जो देखा उन्होंने। मलेरिया और बीमारियों से जो मर गए, एक बारिश के सीज़न में 50 लोग मर गए थे। तो इस तरह की हालत थी कि अब जीना मुश्किल हो गया था। तो वो लोग सिर्फ इसी कारण से वो सेटलमेंट उड़ गया, एबोलिश करना पड़ा। आप सोचिए कि परिस्थितियाँ बदली नहीं थी 1858 में, वैसे ही परिस्थिति, वैसे ही जंगल, वैसे ही मच्छर। आज हम लोग शाम के समय घर से बाहर जाते हैं तो मच्छर का जो काटते हैं तो हम लोग फट से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, धुआं देते हैं। आप सोचिए उस मच्छरों के बीच में कोई कंक्रीट जेल नहीं थी और बैराक थे, बैराक में रखे जाते थे उनको, सोचिए, और काम कराया जाता और वो तो 1793 का वो टाइम तो वो था जब एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था। जी। तो अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट भी बहुत ख़त्म हो चुका था फर्स्ट सेटलमेंट के लिए, क्योंकि वो इतना खर्च नहीं उठा पा रहे थे एक तो। और फिर जब सेटलमेंट के जो सर्जन थे डॉक्टर रेडिच, जब उनकी भी डेथ हो गई तो उनको लगने लगा कि अब तो ये हाई टाइम है कि अब एक सेटलमेंट को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। और वो बंद तो किया, फिर आगे के 62 सालों के लिए वो अंडमान को भूल ही गए। और जब पहले आज़ादी, उस बीच में छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, जब उसका बिगुल बजा, जब झांसी की रानी, तात्या टोपे और मंगल पांडे उससे सबसे पहले, तो ये सब लोगों ने जब आवाज़ उठाई और जो ये बिगुल बजा, उसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने फिर कमेटी भेजी अंडमान की, अंडमान को दोबारा से इसको ऑक्युपाई किया जाए और इसमें यहाँ पे सेटलमेंट बसाया जाए। एक और एक चीज़ है कि जब ये 1857 के जो क्रांतिकारी, हम लोग हमेशा अंग्रेजी में एक सिंपली बोल देते हैं, दे वर द मेकर्स ऑफ अंडमान। बिल्कुल, क्योंकि जो बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो लोग तो आए थे, सजा याफ्ता करे, वो लोग चले गए, लेकिन जो रास्ते वगैरह का, जो आज भी जो हम लोग जो रास्ते जा रहे हैं, जो पोर्ट मोट के रास्ते पकड़ लीजिए, चिड़िया टापू का रास्ता पकड़ लीजिए, या फोनिस बे का रास्ता पकड़ लीजिए, सब उन लोगों ने बनाया और कैदियों ने बनाया। आज का जो स्टेडियम है वो कीचड़ भरा एक था स्थान, स्वैम्पी एरिया था, उसको उन कैदियों ने भरा। और जो कैदी थक कर या किसी कारण से वो थक के वहीं पे कीचड़ में दलदल में फंस गए, मर गए, तो उनके बैरक के सामने क्रॉस कर दिया, कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे कितने अनगिनत जो है लोग जो है शहीद हो गए हमारे ये अंडमान को बनाने में। तो अंग्रेज़ों के चाबुक के तले और बेड़ियों से जकड़ कर वो लोग काम करते थे। कुछ पुरानी तस्वीरों में आज भी देखने को मिली, वाइपरों को मिलेंगे। वाइपर तो बहुत जल्दी बना था, 1864 में शुरू हुआ था, 1867 में ख़त्म हुआ था, कर्नल फोर्ड के टाइम में है। तो और उसके बाद से वाइपर में तो ये किस्सा भी मशहूर है कि पुरी के महाराज भी यहाँ आए थे, पुरी के महाराज और उनको भी सामान्य कैदी की तरह ही उनके साथ भी ट्रीटमेंट हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद में कई सारे लोग और भी आए, जिसमें वहाबी मूवमेंट से भी जुड़े लोग थे, जिसमें बर्मा से भी थे, और वासुदेव बलवंत फड़के के भी बहुत सारे अनुयायियों को अंडमान भेजा गया था। कुका मूवमेंट से जुड़े लोग थे। फिर एंग्लो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जो 1891 में हुआ था, जिनके नाम पे आज कुलचंद्र ध्वजा सिंह जो राजा थे, जो माउंट हेरियट जिसे उसका रीनेमिंग हुआ है माउंट मणिपुर, वो। और उसके बाद फिर सेलुलर जेल, बाय द टाइम सेलुलर जेल बन के तैयार थी, और फिर सेलुलर जेल बनना था। और 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो बंगाल से शुरू हुई। उससे पहले महाराष्ट्र में थी। अब जो वीर सावरकर और उनके भाइयों ने जो छोटे थे तब, वो जो अभिनव भारत की सोसाइटी की नींव रखी। उससे पहले चापेकर बंधुओं ने जो बात की, जो मूवमेंट में जो ज्वाला, जो आज़ादी की ज्वाला जलाई थी, तो ये सब चलकर आखिरी में उनका एक ही की मंजिल थी, वो मंजिल थी सेलुलर जेल की काल कोठरी। काल यानी कि काल, बिल्कुल, मृत्यु की कोठरी, मृत्यु की कोठरी। तो ये इस तरह से हमारा इतिहास है। तो हम लोग तो हमेशा इसके बाद आगे का सफ़र आप थोड़ा बताएं आगे।
ये सेलुलर जेल, उससे पहले मैं एक और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जी जो हम लोग 1858 बोलते हैं या फिर पहला सेटलमेंट उड़ गया था जो एबोलिश हो गया था 1896 में, 1796 में। उसके बाद में एक और जो हम लोग जो बैराकपुर की जो म्यूटिनी जो मंगल पांडे का कहते हैं, लेकिन बैराकपुर में उससे पहले एक म्यूटिनी हो चुकी थी, एक विद्रोह हो चुका था 1824 में। और 1824 में बहुत बड़ी एक ट्रूप अंडमान से होकर गुजरी थी, अंडमान में आई थी, अंडमान से होकर गुजरी थी। जो पागेट जो है, पागेट की मुख्य भूमिका है उसमें, जिसके नाम से एक आइलैंड है यहाँ पे, पागेट आइलैंड, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसा नहीं, अंडमान कहीं ना कहीं बहुत सारे कनेक्शन थे, जैसा आपने कहा है कि 1858 और 1796 के बीच में कई शिप रेक्स हुए, उसकी बड़ी अच्छी दास्तान है, ब्रिटेन और रेनिवेट की थी, और भी कुछ जहाज़ डूबे थे। तो ऐसे करके अंडमान का इतिहास ऐसा नहीं कि शांत रहा हो, काफ़ी, जैसे कि यहाँ की लहरें अशांत थी तो इतिहास भी अशांत था। एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में कहीं हर कोने में कभी पीजेंट्स से जुड़ा, कभी मज़दूरों से जुड़ा, कभी सन्यासी विद्रोह है वो भी हुआ। इसके अलावा बहुत सारी छुटपुट घटनाएं होती रही और विद्रोह होते रहे। लेकिन ये एक 1857 ही एक ऐसा इंसिडेंट था जब सारे लोग मिलकर उसमें जुड़े। शायद इसीलिए इसका नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई इसको कहा गया है। और 1858 का, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फोकस 1858 करने जा रहे हैं, क्योंकि सेलुलर जेल तो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। आज हम आपके बीच में हम लोग थोड़ा 1857 और 58 की क्रांति और क्रांतिकारियों के बारे में बात करें तो दरअसल क्या हुआ कि ये 1858 का जो मंगल पांडे का, उसके बाद में ये लोग आए, तो ये लोग तो बहुत तकलीफ़ करके आए। तो उस ज़माने में जो ये लोग सोचते थे कि सेलुलर जेल तो सबको पता था, और 1867 में वाइपर जेल बना, 1864 में शुरू हुए थे। 1864 और 1858 के बीच में ये लोग वही खुले आकाश के नीचे या बैराक में रहते थे, और खुले आकाश या टूटे फूटे तंबू के नीचे ही ज़्यादा रहते, क्योंकि रॉस से तो इनको यहाँ लाया जाता था। तो मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जितने भी उस समय ज़माने में जो कन्विक्ट स्टेशन हुआ करते थे, आज बहुत सारे पुलिस स्टेशन वो कन्विक्ट स्टेशन है, जैसे कि पहाड़गांव पुलिस स्टेशन है, चाथम पुलिस स्टेशन है, डंडस पॉइंट का जो एक ओपी है, पुराना एक ओपी है, कभी आप जाएंगे तो अभी भी वो ईंटों का बना हुआ है, इंटैक्ट है, वो एक स्टेशन हुआ करता था। ऐसे करके काफ़ी स्टेशन है। चक्करगांव की कहानी हम लोगों को पता है, जो पुलिस लाइन का जो है वो भी पुलिस लाइन का था। 1870 के रिकॉर्ड्स में भी उसके जो आज जो बैराक 2 बचे हुए हैं तो उसका भी रिकॉर्ड। यहाँ दरअसल हर एक जगह के, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, प्रेम नगर हो, शादीपुर हो, हर गांव का, हर विलेज का, हर तहसील का एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इस सबको एक्चुअली क्या हुआ, मैंने इस पर थोड़ा सा शोध किया है, तो मैं अपने दर्शकों के लिए इसको नाम जो है अंडमान में विभिन्न स्थानों के नाम कैसे पड़े, एक स्तर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये हुआ है, सारा चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से हुआ है। सबसे पहले जहाज़ों के नाम हुए, तो अटलांटा जो है, जो अटलांटा पॉइंट है, वो भी ब्लेयर का एक जहाज़ था, जैसे कि हमारे वाइपर है। उसी तरह रेंजर है, रेंजर नाम से भी एक जगह का नाम रेंजर है। तो परसिवरेंस है, वो भी एक जहाज़ का नाम था। ऐसे बहुत सारे, फोनिक्स जहाज़ का नाम है, फोनिक्स बे जो लोग बोलते हैं, फोनिक्स जो है एक जहाज़ का नाम था। अब इसके बाद में आ गए जो 1857 के क्रांति से निकले वाले क्रांतिकारी जो यहाँ आए, तो क्योंकि उनको सज़ा देना, मृत्यु की सज़ा देना बोलने से विद्रोह को भड़काना है, तो आजीवन काला पानी की कारावास जो है वो सजा टू बी सेंट अक्रॉस द सी यहाँ लाए गए। तो जो दमनकारी जो अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि आउटरम है, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, उसके बाद में निकोलसन जी, पील आइलैंड, ये सारे जो आइलैंड्स है, ह्यूज रॉस जो है नील आइलैंड के पास में, ये सारे जो आइलैंड जो नाम है सब वो अंग्रेजी दमनकारी बिल्कुल इनका था। नील और हैवलॉक भी उनमें से एक थे। ख़ासतौर पर वो ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया गया, उनके नाम पर यहाँ आइलैंड्स के नाम पे मानसिक, कैसे मानसिक, एक मानसिक रूप से एक छवि दे दी गई यहाँ के क्रांतिकारियों को। देखो तुम जिसके कारण तुम लोग यहाँ आए, उनके नाम पे हम लोग द्वीप के आइलैंड रखे। और वॉकर, डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर को भी पहला सुपरटेंडेंट बनाने का के पीछे भी यही मकसद था कि वो वागरा जेल के वो सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। तो इसलिए उनको दुनिया के सबसे बड़े जेलों में से एक था, बिल्कुल, जिसने बहुत बुरी तरह से दमन किया था 1857। और एक कहानी तो ये है कि 18 मई 1858 के दिन में, उससे पहले कुछ कैदी भाग गए थे जंगल में, तो आदिवासी वहाँ से भगाए, मार के भगाए, तो कुछ लोगों को मार दिया और कुछ लोग आ गए। तो 18 मई
1858 के दिन में मोर देन 81 जो क्रांतिकारी को एक ही दिन में चाथम में सूली में लटका दिया। 86 या 81 एक दिन में, उसके बाद एक दो करके करते टोटल 86 हो गया 2-3 दिन में। पूरे मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल कभी नहीं है। इतने बर्बरता, इतनी क्रूरता का सोचिए। और उसको उनके हेडक्वार्टर से उनको निर्देश भी दिया गया था कि अरे वो तो कैदी है, कैदी का स्वभाव है भागना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सूली में लटका दोगे। ये तो उन्होंने परमिशन तक नहीं लिया था ना, नहीं लिया, वॉकर ने कोई परमिशन नहीं लिया उनको फांसी देने से पहले। जब हो चुका काम तब उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इतने लोगों को। अच्छा, उसके बाद में मैं नाम पर आता हूँ। फिर तो ये इन लोगों के नाम पे रख गए। उसके बाद में चीफ कमिश्नरशिप शुरू हुआ, तो उसके बाद में एक दौर आया कि चीफ कमिश्नर के नाम रखने लगे। जैसे कि एफी टसन जो है, टसन के नाम पे माउंट टसन था, टसन को आबाद कर दिया, टसन आबाद हो गया। उसे प्रोथेरॉय भी हमारे जो एक्टिंग चीफ कमिश्नर थे। कैडलगंज जो है, कैडल में लोग कैटलगंज बोलते हैं, जो कैटलगंज नहीं है असल में कैडलगंज है। तो इस तरह करके बहुत सारे नाम हैं, तो वो चीफ कमिश्नर के नाम पे पड़े। उसके बाद में कुछ जब यहाँ पे सेटलमेंट होने लगा, इसी बीच मोपला कम्युनिटीज़ आ गए, तो मालाबार से बहुत अथाह प्रेम था, क्योंकि वहीं से वो लोग निकले थे। तो मालाबार के बहुत सारे नाम हैं, मंजेरी, वंडू, जो जैसे जैसे लोग आए और उन्हें अपने साथ वो मनारघाट गांव का नाम भी लेकर आए। जैसे गुप्ता पाड़ा भी वगैरह कहते हैं, जो गुप्ता कोई थे, मिस्टर गुप्ता, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था उस एरिया के लिए, इसलिए उनके नाम पे वो ऐसे। और बहुत लोग जो थे जिनका सेटलमेंट में भूमिका थी, जैसे कि डिलानी, जो आप जहाँ पे आपने सर्विस किया है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो सेलुलर जेल में जो आपका जो स्थान था, वहाँ पे वो बैठते थे। तो पैट्रिक डिलानी था, जॉन डिलानी तो उसका भाई था, जेलर था। तो पैट्रिक डिलानी के जो है 1930 के आसपास में डिलानीपुर का स्थापना किया था, उसके नाम से डिलानीपुर। उसी प्रकार से आपके हशमत अली नाम से था। बुनियाद हुसैन एक जज थे जिसके नाम से बुनियादाबाद पड़ा है। तो ऐसे करके राइट में जो जॉन राइट एक राइट थे, तो वो राइट जो है उनका वहाँ पे जो सेटलमेंट में मुख्य भूमिका थी, तो राइट में उसके नाम से पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प नाम हैं जिसके पीछे राइट में ये मेरे ख्याल से बर्मा से उनके नाम से लगता है ना, राइट मेयो जो है बर्मीज भाषा का है। जैसे टेम्पल मेयो है, राइट मेयो है, ये सारे बर्मा के नाम है। हाँ, बस्ती, गंज और मेयो, ये 3 नाम आपको पूर्व, ये 4 आपको जो सफिक्स मिलेंगे आपको कुछ नाम के बाद। तो ऐसे करके पड़ा। मुझे लगता है कि लास्ट चीफ कमिश्नर जो थे जिसके नाम से किसी जगह का नाम पड़ा है, वो है हरमंदर सिंह, जो 1974-75 में थे। तो ये इस तरह करके नाम पड़ा है। तो प्रेमनगर शादीपुर का आप बता दीजिए। नहीं, प्रेमनगर शादीपुर तो अंडरस्टूड है कि जहाँ पे लोगों को जो यहाँ की जो कैदी होते थे और जो शादियाँ करवाते थे आपस में, तो उनको जो अनमैरिड कपल्स होते थे उनका जो बसाया जाता था जिस बस्ती में, वो प्रेमनगर, और शादी के बाद शादीपुर। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ क्या हमारे बच्चों को ये सब बताने की, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब बताने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और आज लोग जैसे मैंने देखा है कुछ लोकल यूट्यूब वगैरह में और सब में वो लोग हिंदी अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नसों में हम जो यहाँ के पले बड़े हैं ना, उनका हिंदी जो है अंडमान क्रियोल है, उसको क्रियोल बोलते हैं, अंडमान क्रियोल। जैसे कि आपने लास्ट टाइम में एक चर्चा में आपने पूरा बताया था कि हम ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं जो शब्द पूरे भारतवर्ष में कहीं बहुत कम इस्तेमाल होता है। जी, जैसे आपने शोरबा को सुरबा लोग बोलते हैं, और भी क्या क्या आप जास्ती। जी, हम कहते हैं कि कुछ चीज़ ज़्यादा होने को हम कहते हैं जास्ती हो गया, बहुत जास्ती है, आज गर्मी बहुत जास्ती है। तो और वो किस्म सा जो हम कह रहे थे, फिर जैसे फ्रॉक को हम साया कहते थे एक ज़माने में, आजकल वो थोड़ी लुप्त हो गई। पानी पकड़ना, पीपा, ये सारे शब्द हमारी मिट्टी से जुड़े। और वेव्स को हम लोग हल्पा बोलते थे, हल्पा आया, बहुत जोर का हल्पा आया। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, हम जाता बोलेंगे, मैं जा रही हूँ ऐसे नहीं बोलेंगे, हम जाता, सीधा लड़कियाँ भी हम जाता। उसके पीछे भी जैसे हम लोगों ने जो बताया कि भाई क्योंकि सारे भाषी लोग थे, तो एक जो संपर्क भाषा थी उसमें बहुत कठोर कोई भी भाषा ना होकर एक ऐसी भाषा थी जिसमें हर चीज़ की मतलब
मतलब ईजी था सब कुछ। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी संपर्क भाषा का इस्तेमाल जहाँ पर ये एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। मुझे लगता है चाहे वो कि तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, हिंदी स्पीकिंग हो, सब आपस में एक दूसरे से बंधने के लिए, एक दूसरे को समझने मुझे के लगता लिए। है कि हम लोगों को एक कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अंडमान क्रियोल को एक संगठित तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, क्योंकि कल को नहीं, ये कुछ भाषा इंस्टीट्यूशंस विलुप्त ने हो किया जाए। है, जो जी। उस दिन तिवारी जी बता रहे थे, डॉक्टर तिवारी, जी। तो कि उन्होंने टीजीसी में ये काम किया है बच्चों के द्वारा, और इसका पब्लिकेशन बाकी है शायद। मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मिनी वो इंडिया, उस दिन कह रहे थे क्योंकि भाषण में। अंडमान की एक छाप है, लिंग्विस्टिक जो इम्प्रेशन है जो अंडमान की है, वो ऐसे है कि जैसे जहाज़ में आते थे तो ये मेरा जहाजी भाई है, तो जहाज़ से आया वाला, और वो लोग वो रिश्ता काफ़ी दूर तक निभाते थे, चलते थे। तो ऐसे चलता था। और क्योंकि यहाँ का जो लोकल बॉन्ड जो समुदाय है, वो नाम के लिए तो लोकल बॉन्ड है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास बहुत लंबा, ये इतिहास में से जन्मा हुआ वाला लोकल बॉन्ड है। और लोकल बॉन्ड की खासियत ये है कि जैसे हर जगह हम किसी कम्युनिटी को देखते हैं, या किसी धर्म आधार पर होता है, या जगह क्षेत्र आधार, इसका ना कोई क्षेत्र आधार पर ना हुआ है, ना इसको धर्म के आधार पर हुआ। ये लोकल बॉन्ड यानी कि सब मिक्स होके एक मिनी इंडिया, ये खुद ही ये समुदाय है। तो इसमें एक कहानी है, मैं बताना चाहूँगा। तो ये है कि एक जैसे मैं चक्करगांव का बताया था, तो 1871 की घटना थी। 1871 में एक पंडित जी आए थे, अयोध्या राय, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मुस्तफ़ा सर के। जी हाँ। तो पंडित अयोध्या राय थे, और वहाँ पे एक मौलवी जी जो थे, तो वहाँ पे काम चलता था। तो वो मौलवी जी और ये पंडित जी दोनों काफ़ी अपने आप में काफ़ी चर्चा करते थे काफ़ी, और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती थी। तो ये लोग काफ़ी गपशप करते थे। एक 20 साल का रिलेशन हो गया था। और 1891 में जब ये पंडित अयोध्या जब हुआ, तो उसके बाद में वो उसने ऑफ़र किया। ऑफ़र करने के बाद में इसने इस्लाम धर्म इम्ब्रेस किया, तो नज़र मोहम्मद बना। तो और उसके जो 6 संतान हुई, उसके बाद में 3 और संतानें हुई। ये 9 संतानें जो है, उनमें से सबकी भूमिका है अंडमान के इतिहास में। एक जो है अब्दुल जलील जो था, उनको जापानीज़ पीरियड में हम्फ्रीगंज में मार दिया गया। अब्दुल खालिक को उनको भी उनका ही भाई डिगनाबाद में, हाँ, डिगनाबाद में मार दिया गया। उसके बाद में अब्दुल गफूर, तो अब्दुल सुभान जो थे, वो एक मुस्लिम टीचर थे, रंगून से टीचिंग करके आए, मैट्रिकुलेशन करके आए। मैट्रिकुलेशन बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के गुरुद्वारा दीवान सिंह जो है, उसके जो डॉक्टर दीवान सिंह का, हाँ, तो उसके इनाग्रेशन में भी वो उन्होंने काफ़ी भूमिका अदा की थी। रिबन काटा था, तो रिबन काटने के टाइम में वो थे, तो वो काफ़ी एक्टिव थे। तो ऐसे करके इनका जो है बड़वृक्ष की तरह ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। बिल्कुल, जैसे सेलुलर जेल के बारे में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। और सबसे ऊपर तो ये है कि सेलुलर जेल में जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे, वीर विनायक दामोदर सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल हो, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, बारिंद्र कुमार घोष है, इन सब ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ये उल्लास करदत है। तो ये सारी जो ऑटोबायोग्राफीज है, दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ना। मतलब अंडमान और सेलुलर जेल के उन दिनों के बारे में जानने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है। और हमारा मतलब सेलुलर जेल की लाइब्रेरी में भी है ये सारी किताबें, और मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये भी पढ़नी चाहिए। वर्ष हो गया सेलुलर जेल में कार्यरत होते हुए? 2 दशक से ऊपर। 2 दशक से ऊपर। तो नहीं, अब तो नहीं हूँ, और लेकिन वही सेलुलर जेल में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा बसती है। हमेशा कहती है, हर कोठरी में मेरी आत्मा, मैं मतलब ऐसे मेरी रूह उसके साथ जुड़ी है। और वहाँ पे भी अभी भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। कभी आप गौर से सेलुलर जेल की दीवारों को सुनोगे तो एक मर्म, करुणा, जो आज भी वो तड़प जो सुनाई देती है, वो सुननी चाहिए। एक हरींद्र श्रीवास्तव जी हैं, वो लिखते हैं कि मैं कहीं गया नहीं, 4 धाम की यात्रा पे नहीं गया, ना काशी गया, ना काबे गया, ना कहीं गया, लेकिन इस मुक्ति तीर्थ में मैं 4 बार हो आया। तो ऐसी एक फीलिंग है कि आज ये मुक्ति तीर्थ है जहाँ पर लोग आते हैं। जो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, उसमें वो कम देखने को मिलती है वो, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसे लोग मतलब सर झुकाते हैं,
श्रद्धा से उसकी मिट्टी लेकर माथे पे लगाते हैं, रोते हैं। तो ये वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बान होते हुए लोगों को देखा है। चाहे तो वो भी अपने घरों में रह सकते थे हमारी तरह, उनको क्या पड़ी थी, क्यों आए इतने दूर जहाज़ में। जैसे वीर सावरकर की बात जो मैं उस दिन भी कर रही थी कि उन्होंने लिखा था कि 18 से 20 साल के तरुण युवाओं का अंडमान में एसएस महाराजा जहाज़ में चढ़ाया जाना किसी शव का अर्थी पर बांधे जाने बराबर समझा जाता था। तो ये सारे लोग, चाहे वो 1857 से जुड़े हों, चाहे फिर सेलुलर जेल से जुड़े हों, इन सब ने अंडमान निकोबार की इस धरती के लिए, इस देश को के भविष्य के लिए बहुत कुछ दिया है, अपना सब कुछ कुर्बान किया है। अगर हम अपना सब कुछ भी बलिदान कर दे देश के लिए तो भी बहुत कम हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आते हैं जापानीज़ पीरियड पर। तो हमारे मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार की जो अंडमान निकोबार एक ऐसी स्थानीय लोगों का ऐसे ही एकमात्र जगह होगी जहाँ पर दो अंग्रेज़ एंड ब्रिटिश एंड जापानीज़ ऑक्यूपेशन देखा। तो जिसके लिए मैंने मेरी अपनी एक कविता की चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी कि मेरे अंडमान का मुकद्दर बुरा था, ब्रिटिश गए तो जापानी खड़ा था, सनी जालिमों का बना था निवाला, जो फर्स्ट विक्टिम था, सनी जालिमों का बना था निवाला, खड़ा हम फ्रेगंज बन के शिवाला, 44 फना हो गए उस जगह पर, चलो हम नमन कर झुके उस धरा पर, बहुत ही भयानक था वो एक ज़माना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा ज़माना। वाह वाह, बहुत ये तो मुझे लगता है आपने छोटा सा मुखड़ा सुनाया है, आपका ये लंबा है ये वाला। वो सुन के लोग अब यहाँ बहुत परेशान हो गए, बोर हो गए। काफ़ी तो मैंने उसमें से सिर्फ जापानीज़ पीरियड का ये बंद सुनाया जी। और मैं चाहूँगी कि जापानीज़ पीरियड पर आगे आप बोले। देखिए जापानीज़ का जो है ये अप्रैल में आ गए थे ये लोग 1942 में, मार्च 23 को। तो मार्च 23 को तो आए, तो यहाँ के स्थानीय लोग सोचे चलो अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल गया, अब जापानीज़ आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ये करेंगे। आप सोचिए कि हम लोगों ने एक पूरा का पूरा समाज, पूरा एक जो प्रांत के लोग एक कल्पना लिए था, और अचानक कल्पना का टूटना कैसे लगता है आप सोचिए। क्योंकि अंग्रेजी तो शासनकाल में तो ये लोग चल ही रहे थे, अब बदला ज़माना तो भाग्य भी बदलेगा शायद। लेकिन क्या हुआ कि 23 मार्च को आ गए ये लोग, और 25 मार्च के दिन में ये लोग बाज़ार में भूखे भेड़ियों की तरह घूमने लग गए। और घूमने के समय ये लोग जो है इनके जो, क्योंकि देखिए शासन कैसा भी हो, उनके सैनिकों का मानसिकता अलग होती है। कई बार वो खास तौर पे ये अगर हम इस संदर्भ में देखें, जापानीज़ इंपीरियल फोर्स की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये लोग जो है फिर बाज़ार की तरफ निकल गए, बाज़ार के दुकानों को लूटने लगे, सब लूटने लगे। फिर वहीं पे एक जो नेताजी ग्राउंड आज बोलते हैं, तो ग्राउंडिंग क्लब हुआ करता था, तो वहाँ में ये लोग जो चले गए वहाँ पे, तो एक घर में चले गए, और घर का जो स्थानीय एक लड़का था कम उम्र का, 20 साल का नौजवान था, जुल्फ़िकार अली, उसको सनी नाम से लोकप्रिय नाम था सनी। तो इसने क्या एयर गन उठा के मार दी, गोली चला दी इनको भगाने के लिए, मारने के लिए। और ये लोग चले तो गए, लेकिन बड़ी टुकड़ी के साथ फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर ये जो है इन लोगों ने वो शोले पिक्चर की तरह इन लोगों ने डिक्लेयर किया, 1-2 घर भी जला दिए। तो डिक्लेयर कर दिया कि इसको निकालो, इनको छुपा दिया था गांव वालों ने, तो कि उसको निकाल दो, नहीं तो तुम अंजाम बुरा होगा। दूसरे दिन तक का फिर इन लोगों ने दीवान सिंह काले पानी से सलाह ली, बाकी लोगों से सलाह की कि एक जान, सारे जान बचाने से अच्छा है एक जान, क्या करें आप, कोई रास्ता नहीं है बचा, नहीं तो कौन अपने घर के प्यारे लाडले को देता उनके हाथ में। तो इसको सौंप दिया और प्रार्थना भी की, गुहार लगाई कि और दोबारा गलती नहीं करेगा, हम आपको वचन देते हैं, सब कुछ कहा। लेकिन इन लोगों ने उसको छोड़ा नहीं, उसके घुटने हड्डियाँ सब कुछ तोड़ा, और जब घुटने हड्डियाँ तोड़े गए, तालियां बजाने के लिए कहा गया। पूरे भीड़ को, जो राउंड बस्ती जो हमारा बाबू लाइन इलाका है, सब जितने घर थे, सब घर वालों को मस्जिद रहना अनिवार्य माना गया, और तालियां बजाओ। तो माँ बाप के लिए सोचिए, माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में उसकी गर्दन काट दी गई, सॉरी गोली मार दी गई। तो उसके बाद में जो है कुछ दिन के बाद एक दहशत का माहौल क्रिएट कर, जो अब तक सोच रहे थे अंडमान के लोग कि अब ये लोग आए हैं, हम लोगों को जब ब्रिटिशर से आज़ादी मिली है और हम इनके साथ बड़े फ्रेंडली रहेंगे। उसके बाद में एक अंग्रेज अफसर थे,
एजी भट्ट, क्योंकि सभी चले गए थे। जापानीज आने से पहले कुछ अफसर बचे रह गए थे, कोई डेडिकेटेड अफसर जैसे कि चीफ कमिश्नर वाटरफॉल, उसके जो सेक्रेटरी जो थे हमारे जो एजी भट्ट, अल्फ्रेड जॉर्ज भट्ट, जिसके नाम से बर्ड लाइन है। तो ये बर्ड जो है, भट्ट साहब को परेड कराते हुए ले गए उसी ग्राउंड में जहाँ पे जुल्फिकार अली सन्नी को मारा गया, वहाँ पे उसको परेड करते हुए, आंखों पे पट्टी बांधते हुए, फिर उसी तरह अत्याचार करते हुए उसके भी जोड़ तोड़े गए, घुटने तोड़े गए, फिर उसको गर्दन काट दी गई, उसकी तलवार से गर्दन काट दी गई उसी स्थान पर। और ऐसा रहा। उसके बाद में पीस कमेटी खोले गए, पीस कमेटी वगैरह, उसके बाद में स्पाई एस्पियोनेज में सबको अंदर किए गए। अब जो सेल्युलर जेल में, क्योंकि सेल्युलर जेल से क्रांतिकारी चले गए थे, देखिए तमाशा देखिए, वो तो 1939 38 लास्ट 37-38 में रिपाट्रिएट हो गए। अब उसके बाद नॉर्मल कैदी जो थे, और ब्रिटिश जापानीज ने सोचा कि ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले कैदी हैं, आनन फानन में गेट खोल दिया, और सब जो है हुलीगन्स बन के। फिर उसमें जो पुष्कर थे, पुष्कर नाम के जो पुष्कर बागची जो था, वो एस्पियोनेज का काम किया, उसके चमचा हो गया था उसका, तो उसके कारण, उस चमचे के कारण में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर कुछ गिने चुने लोगों को टारगेट करने लगा। तो कहानी बहुत लंबी है, समय कम है, लेकिन एक्चुअली एक ब्रिटिश ऑफिसर आ गया था। दरअसल यहाँ के लोकल लोग उतने उत्तरदायी नहीं है, सब सोचते हैं आज भी, जो जनरली जो सामान्य भाषा में जो लोग समझते हैं हमारे इतिहास को, इतिहास कुछ और है। दरअसल क्या हुआ कि जब यहाँ से जब लास्ट ट्रूप गया था जो ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स में एक आखिरी जो ग्रुप बचा हुआ था, उसमें डैम मैकार्थी नाम का एक था, जो मिलिट्री पुलिस का चीफ था। वो शोलवे से भागा एक छोटी सी नौका में, बोट में, जिसका नाम था सोहराब। उसमें वो और 5 सदस्य भाग गए। भागने के बाद में ये लोग मुख्य भूमि पहुँच गए भारत में। पहुँचने के बाद में अंग्रेज अपने अथॉरिटी को कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद में उसी बीच में डेनमार्क डच सबमरीन खरीदे सेकेंड हैंड ओ सीरीज़ के, तो O24 नाम के सबमरीन को लेकर ये लोग जो है वहाँ से निकले, कोलंबो में ट्रेनिंग ली। उसके बाद में यहाँ से आकर यहाँ जो है जंगल में सबमरीन से उतर कर जंगल में छुप गए, और उसके बाद लोकल लोगों से खबर लेते गए कि शिप, अगला शिप कब आने वाला है, राशन कब आने वाला है। तो जैसे ही रॉस से एंट्री होता था, कोलंबो में इनकी बेस थी मित्र देश की, वो वहाँ से वो लोग उड़ान भरते और डुबा देता। तो 2-3 बार हुआ। ठीक टाइम, ठीक जगह, ठीक समय में कैसे होता है, पक्का किसी ने, कोई यहाँ पे है, लोकल लोग हैं, तब उसके बाद में पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना शुरू किया, खास तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA के मेंबर्स। और फिर चुन चुन कर इनको सेलुलर जेल में बंद किया गया, और कभी किसी को निकाला, कभी 7 को निकाला। 7 को तो पहले ही 30 मार्च 1943 को ही मार दिया, 43 को ही मार दिया था। और उसके बाद हम्फ्रीगंज वाला मामला 30 दिसंबर 1943, 30 जनवरी 1944। हम्फ्रीगंज का पहले से प्लान था। आप देखिए कि नेताजी आए थे 30 दिसंबर को 1943 को, 30 दिसंबर 1943 को, 29 दिसंबर को आए थे और 31 को चले गए। और ठीक उसके ठीक 1 महीना उनके जाने के बाद, लगभग 1 महीना के बाद, 1 दिन कम पड़ता है, हम्फ्रीगंज में ये कर दिया, जबकि कब्र पहले ही खुदवा दी गई थी, जो L शेप की जो खाई है पहले ही खोद दी गई थी। और नेताजी चूँकि जो जापानीज प्रीमियर थे जी, उन्होंने टोक्यो कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि नेताजी ने उससे पहले 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद बना दी थी। जी। तो उसकी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद की सरकार बन गई थी। और जापानीज प्रीमियर ने ये कहा था, उन्होंने उस अपने ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 6 और 7 नवंबर में, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नाउ दी ये जो अंडमान निकोबार की जो पूरी ताकत है, वो पूरी टेरिटरी को हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो नेतृत्व में आज़ाद हिंद की सरकार बनी है, हम उसको सौंप देंगे। तो ऐसे में नेताजी जब अंडमान आए, तो ही केम एज अ हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। तो वो एक, और नेताजी उस बंगले में भी रहे, रॉस आइलैंड में, उस जहाँ पे एक ज़माने में चीफ कमिश्नर का झंडा फहराया होता था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा फहराया। फिर 29 दिसंबर को वो आए, और वो 30 दिसंबर को उन्होंने बिल्कुल जिमखाना ग्राउंड के सामने, जो आज अंडमान क्लब है, बिल्कुल उसके सामने ही उन्होंने आज़ादी के प्रतीक के रूप में पहला
जो तिरंगा था वो फहराया था, और जिसके लिए ये भी कहा गया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, विनोद कुमार तिवारी जी की कविता जो, कि इस अर्ज़ पाक में कितनी ही कहानियाँ हैं दफन, यहाँ सुलगती रही रूए आशिकान वतन, कि इसी ज़मीं पे एक ऐसा भी वक्त आया था कि सबसे पहले तिरंगा यहीं फहराया था। वाह। तो कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है अंडमान निकोबार वालों के लिए कि हम उस ज़मीन के वासी है जहाँ पर आज़ादी के प्रतीक और आज़ादी का तिरंगा पहला बार अंडमान निकोबार में फहराया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे, नेताजी के कदम पढ़े। बिल्कुल। और बताते हैं कि जितना टॉर्चर जापानीज़ पीरियड के दौरान, सिर्फ अंडमान में ही नहीं, निकोबार में भी इतना टॉर्चर हुआ था कि 100 से ज़्यादा निकोबार 30 32 जो 33 हज़ार जो टोटल अंडमान निकोबार के ज़माने में एज पर 1941 और 42 जो इसका 41 जो सेंसस था उसके हिसाब से, और वेवल की एक रिपोर्ट में भी है कि करीब इसकी 18,000 लोग रह गए थे। तो करीब 12,000 लोग या तो डिसअपियर्ड थे या तो मार दिया गया था। और तारमुगली और वो हैवलॉक वाला इंसिडेंट है जहाँ बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, जहाँ एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनको जहाज़ों में भरा गया और उनको वो फूड सप्लाई नहीं कर सकते थे। उसका कारण एक तो एस्पियोनेज था, ऊपर से जब जहाज़ों पर बमबारी करने लगे तो खाने पीने के लाले पड़ गए। तो क्योंकि ना सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों ने भूखा रहना पड़ गया, उनको भी भूखा रहना पड़ गया था। और इवन उन्होंने एक आध जगह में हाथी मारकर खाने की कोशिश की, जिसमें 1-2 लोग भी मारे गए थे। ये ऐसी अवस्था कहते कि करीब 700 लोगों को करीब 700 लोगों को हैवलॉक के आसपास पानी में फेंक दिया गया था, तारमुगली और वो एरिया में। और जो बाद में आज़ादी के बाद 1945 के बाद, आज़ादी की बात नहीं, 1945 में जब रीऑक्यूपेशन हुआ आफ्टर द सरेंडर ऑफ जापानीज़ ऑक्यूपेशन, तो जब वहाँ गए तो सौदागर उनको मिले, जो 2 लोग बचे थे, गोवर्धन और सौदागर। बिल्कुल, गोवर्धन और सौदागर, ये 2 मिले थे। और मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, मैं जब गर्ल्स स्कूल पढ़ती थी तो उसको देखा मैंने, सौदागर वो वॉक स्टिक, सौदागर जी एक लकड़ी के डंडे से घुमा के वो चला करते थे और कहानियाँ बताते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि अंडमान के इतिहास में बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे लिए 2 15 अगस्त आए थे। एक 15 अगस्त तो हम लोगों को अंग्रेज़ों से मिली थी, एक 15 अगस्त ये जापानी से मिली थी। असल में वो जो सेरेमनी हुआ था 7 अक्टूबर को, लेकिन जो 15 अगस्त को पैम्फलेट फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने के बाद में, वहाँ से इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो पैम्फलेट 15 अगस्त को फेंके थे। क्योंकि अंडमान में कोई मतलब टेलीग्राफ कम्युनिकेशन का कुछ नहीं था, तो हवा से फेंके गए थे 15 अगस्त के दिन में। अच्छा, यहाँ पे हम ये भूल रहे हैं वो दुर्गा प्रसाद जी का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने चाथम आइलैंड और मरीन वर्कशॉप बचाया था, जहाँ पे उन्होंने विस्फोट नहीं किया था, है ना? उस बारे में आप बताएं ज़रा। ये दुर्गा प्रसाद जो थे हमारे लोकली थे, स्थानीय थे। तो दुर्गा प्रसाद का आज भी मकान है हमारे जो हेडों के स्कूल के सामने में। तो दुर्गा प्रसाद वहाँ पे जब वो ये अंग्रेज जब चले गए तो जाते समय अंग्रेजों का मिल का जो अफसर था तो फॉस्टर था, फॉस्टर ने दुर्गा प्रसाद को बोला कि हम जो है डायनामाइट्स फिट कर रहे हैं कुछ एक स्थानों पे, आप इसको दबा देना, हम लोग जाने के बाद में जापानीज़ आए और आप लोग ये काम कर देना। और इन लोगों ने डायनामाइट एक चाथम में फिट किया था 100 मील और जब पुल के पास में, और एक जो है टेलीग्राफ ऑफिस में जो हमारे शादीपुर में, और उसकी जिम्मेदारी ऊटी को दी गई। जी, और उसने वो निभाया भी, बिल्कुल, लेकिन दुर्गा प्रसाद ने नहीं निभाया। लेकिन उनको पता था कि अगर ये बटन दब गया और ये डायनामाइट से चाथम 100 मील उड़ गया या और मरीन वर्कशॉप उड़ गया, तो अंडमान के जो हज़ारों लोग यहाँ पर रोजगार मिलता है उनको, वो सब बंद हो जाएगा। और आज जो हम लोग चाथम में भ्रमण कर रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, दुर्गा प्रसाद की थी। बिल्कुल, दुर्गा प्रसाद ने बचाया था। उसके बाद में दुर्गा प्रसाद को इनाम ये मिला कि जब अंग्रेज आ गए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था, उसको और रामाकृष्ण को, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन दुर्गा प्रसाद की ज़रूरी थी, 100 मील को दोबारा चालू करना था, तो दुर्गा प्रसाद को वापस लाया था ऐसे। और सेल्यूलर जेल का एक और है कि गवाह एक और है कि यहाँ पे कोर्ट भी बैठी थी, जो वार कोर्ट जो है इन लोगों को लेके वार कोर्ट सेल्यूलर जेल और सिंगापुर में बैठी थी, लेकिन इनको लेके भी गिराया गया। जी। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सरसरी तौर पर अंडमान की हिस्ट्री पे एक
फ्रॉम 1857 टू 1945 एक चर्चा कर ली और जी। मुझे